ये बात साल 1916 की है। साउथ अफ्रीका से लौटे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात क्लब में गए, जहां गुजरात के सबसे महंगे वकील वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे। पटेल अपने साथी वकील गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ ब्रिज खेल रहे थे कि तभी मावलंकर की नजर गांधी पर पड़ी और वो उनसे मिलने के लिए लपके। तब पटेल ने उन्हें रोका और हंसते हुए बोले, मैं अभी बता देता हूँ कि वो तुमसे क्या पूछेगा। वो पूछेगा, गेहूं से छोटे कंकड़ निकालना जानते हो कि नहीं। फिर वो बताएगा कि इससे देश को आजादी किन तरीकों से मिल सकती है। उस दिन गुजरात क्लब में पटेल ने गांधी को पहली बार देखा था। गांधी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद गुजरात आए थे। वो जहां भी जाते लोग उनका वेलकम करते, लेकिन पटेल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो गांधी से ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। पटेल कहते थे कि भारत में महात्माओं की कमी नहीं है, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। गांधी क्यों इन बेचारे लोगों से ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं? ये ऐसा ही है जैसे कि भैंसे के आगे भागवत गाना। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई पटेल खुद एक क्रांतिकारी परिवार से आते थे। 1857 के विद्रोह में उनके पिता झेवर भाई पटेल ने रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और पूरे 3 साल तक वो घर से गायब रहे। झेवर भाई ने बेटे वल्लभ भाई में भी कूट कूट कर देशभक्ति भरी थी, लेकिन साथ ही उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा वकील भी बनाया था। पटेल ने लंदन के उसी कॉलेज मिडल टेम्पल से बैरिस्टर की डिग्री ली, जहां से जिन्ना और गांधी पढ़कर आए थे। पटेल गांधी से सिर्फ 6 साल छोटे थे, लेकिन आजादी को लेकर उनके विचार गांधी से बिल्कुल अलग थे। इन दोनों के विचार मिले तब जब चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। चंपारण बिहार में है। उस दौर में बिहार और बंगाल के किसानों पर अंग्रेज नील की खेती का प्रेशर बढ़ा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में नील की डिमांड काफी ज्यादा थी। लेकिन किसानों को दिक्कत ये थी कि नील उगाने के बाद उनकी जमीन किसी दूसरी फसल को उगाने के लायक ही नहीं रहती। किसान परेशान हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। तब गांधी चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह शुरू किया। देखते ही देखते उन्हें किसानों, आम जनता और भारत की आजादी के लिए कोशिश कर रहे नेताओं का इतना सपोर्ट मिला कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्होंने किसानों पर नील उगाने का प्रेशर देना बंद कर दिया और तिनकठिया प्रथा को भी खत्म कर दिया, जिससे 19 लाख किसानों को राहत मिली। सत्याग्रह की इस ताकत को देख पटेल गांधी के मुरीद हो गए। खेड़ा आंदोलन दोनों को और करीब ले आया और असहयोग आंदोलन के चक्कर में तो पटेल ने अपनी वकालत तक छोड़ दी। अब पटेल और गांधी पक्के दोस्त बन गए, लेकिन इतने पक्के गांधी भक्त होने के बावजूद गांधी ने पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? कैसे कांग्रेस लीडर्स के ना चाहते हुए भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए? और क्यों गांधी ने बनाया नेहरू को अपना उत्तराधिकारी? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की दिलचस्प कहानियों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। ये बात साल 1928 की है। आज के मुंबई से अलग बम्बई ब्रिटिश इंडिया का एक रीजन हुआ करता था, जिसमें 137 गांव थे। इन गांव के किसानों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा यानी कि लगान 30% तक बढ़ा दिया था। इससे किसानों की हालत वहां बदतर होने लगी। तब महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को यहाँ सत्याग्रह करने के लिए भेजा। पटेल बारदोली पहुंचे और सत्याग्रह की प्लानिंग शुरू कर दी। वो जानते थे कि लोगों को जोड़ने के लिए पहले उन्हें सत्याग्रह करना सिखाना होगा, इसलिए उन्होंने 13 अलग अलग कम्युनिकेशन सेंटर बनाए और बारदोली सत्याग्रह पत्रिका नाम से एक मैगजीन शुरू की। उन्होंने किसानों से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को टैक्स ना दें। इधर अंग्रेजों ने डर दिखाया कि टैक्स नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, लेकिन ये पहली बार था कि किसान डरे नहीं। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी पटेल का साथ दिया और इस एकजुटता के आगे आखिरकार अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। अंग्रेजों ने लगान घटाकर 6% कर दिया। बारदोली आंदोलन का मकसद पूरा हुआ और पटेल एक सत्याग्रही के तौर पर मशहूर हो गए। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें अपना सरदार माना और यहीं से वो सरदार पटेल बन गए। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। गांधी भी पटेल के एडमिनिस्ट्रेशन से काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि इससे पहले वो गुजरात के इन्फ्लुएंजा क्राइसिस और खेड़ा के नो टैक्स मूवमेंट में भी उनका मैनेजमेंट देख चुके थे। कहते हैं कि उसी दौर में गांधी की मुलाकात एक और नौजवान से हुई, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहर मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ करके आए थे, लेकिन कुछ दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद वो भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। बहुत कम समय में नेहरू गांधी के खास हो गए। गांधी नेहरू की पर्सनैलिटी और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस रहने लगे। वो कहते थे कि नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वो विदेश में पढ़ा है, अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, उसे विदेशी मामलों की अच्छी समझ है, वो इंटरनेशनल इश्यू से अच्छे से निपट लेगा और पटेल देश अच्छा चला लेगा। महात्मा गांधी को लगता था कि नेहरू और पटेल देश चलाने वाली बैलगाड़ी के दो बैल होंगे। पार्टी एक थी, मकसद भी एक ही था, इसीलिए नेहरू और पटेल दोस्त बन गए। गांधी, नेहरू और पटेल ने एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाइयां लड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात जब भी आती तो गांधी के मन में नेहरू का ही नाम आता। ये बात कांग्रेस के नेताओं को भी अच्छी तरह पता थी। इतिहास बताता है कि नेहरू और पटेल की शख्सियत और सिचुएशंस काफी अलग अलग थी। पटेल पक्के देशभक्त थे और परिवार से उनका कोई खास लगाव नहीं था। 11 जनवरी 1909 की बात है। पटेल एक फ्रीडम फाइटर का केस लड़ रहे थे कि तभी एक सर्वेंट एक टेलीग्राम लेकर आया, जिसे पढ़कर पटेल ने जेब में रख लिया। जिरह पूरी करके उन्होंने उस स्वतंत्रता सेनानी को बरी कराया, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। टेलीग्राम में ये ही संदेशा था, लेकिन पटेल जिरह करते रहे। हालांकि बाद में जब इस बात का पता जज को लगा तो जज ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब पटेल बोले कि देश के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेहरू के पास भरा पूरा परिवार था। 1916 में उन्होंने कमला कोल से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी थी, इंदिरा। जब नेहरू फ्रीडम फाइटर बने तब उनके पिता घर खर्च चलाते थे, लेकिन एक बार दोनों में झगड़ा हो गया और नेहरू के आगे जेब खर्च का संकट आ गया। तब गांधी जी ने स्पेशली नेहरू को लेटर लिखकर कहा, मैं जानता हूं तुम चीजों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दें। संभव हो तो उनसे बात करो। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो। कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे। इस तरह गांधी नेहरू का खास ख्याल रखते थे। इतिहासकार बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ग्लैमर पसंद शख्स थे। उनकी पर्सनैलिटी चार्मिंग थी और वो खुद को एलिट क्लास समझते थे। इसीलिए वो कांग्रेस के बाकी लीडर्स से अलग थलग रहते और जेल में भी दूसरे फ्रीडम फाइटर्स से बातें करने के बजाय अकेले बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखते थे। नेहरू अच्छे स्पीकर थे। हिंदी और इंग्लिश पर उनकी कमांड जबरदस्त थी, लेकिन वो हिसाब किताब करने में बिल्कुल कच्चे थे और यही हिसाब किताब पटेल की खूबी थी। सरदार पटेल भाषणबाजी करने की बजाय साफ साफ बोलते थे। मिजाज भले ही उनका सख्त था, लेकिन दिल के वो इतने साफ थे कि कांग्रेस का हर एक लीडर उन्हें पसंद करता था। पटेल में जिन्ना से मोल भाव करने की ताकत तो थी ही, देश को चलाने का दम भी था। यही कारण था कि 1947 आते आते आजाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए पटेल की दावेदारी पक्की होने लगी थी। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि भारत पर ब्रिटेन की पकड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कमजोर पड़ने लगी थी। अंग्रेजों ने यह तय किया कि अब वो ब्रिटेन वापस लौट जाएंगे और भारत की बागडोर यहाँ के अपने लोग संभालेंगे। यही कारण था कि आजादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने से साल भर पहले ही अंग्रेजों ने भारत के नेताओं को पावर ट्रांसफर करने का प्लान बनाया। ये तय हुआ कि जब तक इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार देश का राजकाज चलाएगी और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा उसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कहते हैं कि जब ये फैसला हुआ तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद पिछले 6 सालों से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और इस बार वो फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंट बनता उसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता और महात्मा गांधी ने तो ये तय कर लिया था कि वो जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसीलिए 20 अप्रैल 1946 को गांधी ने मौलाना आजाद को एक लेटर लिखा, जिसमें कहा गया था कि वो खुद ये स्टेटमेंट जारी करें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। महात्मा गांधी ने साफ लिखा था कि वो जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं। इसके कई रीजंस हैं जिनका जिक्र वो नहीं करना चाहते। इस लेटर के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को पीएम बनाना चाहते हैं।
गांधी के प्रेशर में मौलाना आजाद को पीछे हटना पड़ा और कांग्रेस की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए फिर से इलेक्शन होते हैं। 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कमेटी मेंबर मौजूद थे। कहते हैं कि उन दिनों कांग्रेस में 15 अलग अलग रीजनल कमेटियां हुआ करती थी जो प्रेसिडेंट का चुनाव करती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम की सिफारिश की, वहीं बचे हुए 3 कमेटियों ने आचार्य JB कृपलानी और पट्टा भी सीतारमैया के नाम की सिफारिश की। कहते हैं कि हर एक कमेटी मेंबर को ये अच्छे से पता था कि महात्मा गांधी नेहरू को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। बावजूद इसके किसी ने भी नेहरू के नाम की सिफारिश नहीं की। ये देख गांधी खफा हो गए। इधर पार्टी सेक्रेटरी JB कृपलानी ने इन सारे नामों की एक पर्ची बनाई और गांधी की तरफ बढ़ा दी। तब गांधी ने घूरकर कृपलानी को देखा और कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए एक नया प्रपोजल तैयार किया जिसमें 2 ही नाम थे, पहला सरदार पटेल और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। कृपलानी ने उस प्रपोजल पर सबके सिग्नेचर ले लिए और इस तरह कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच सीधा मुकाबला हो गया। हालांकि महात्मा गांधी की टेंशन अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो पटेल जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने कृपलानी से एक एप्लीकेशन लिखवाई और पटेल को दे दी। इस एप्लीकेशन में लिखा था कि पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं। ये देख पटेल को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए। तब गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और बोले, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? गांधी को लगा कि नेहरू खुद ही पीछे हट जाएंगे और पटेल को मौका देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी की बात सुन नेहरू के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो खामोश बैठे रहे। गांधी समझ गए कि नेहरू नहीं मानेंगे, लेकिन पटेल तो चुनाव जीत गए थे। ऐसे में नेहरू को प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता? अब गांधी दुविधा में फंस गए। तब पटेल ने सिचुएशन को समझा और उस एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करके अपना नाम वापस ले लिया। पटेल के नाम विड्रॉ करते ही नेहरू कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बन गए और इसी के साथ ही उनका देश का पहला प्रधानमंत्री बनना भी पक्का हो गया। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी खुद 12 साल पहले ही कांग्रेस की मेंबरशिप से रिजाइन कर चुके थे, लेकिन हर बार उनकी पसंद से ही कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाते थे। ये चौथी बार था जब उन्होंने पटेल को प्रेसिडेंट बनने से रोका था। कांग्रेस में सब जानते थे कि नेहरू कभी सरदार पटेल का ऑप्शन हो ही नहीं सकते, लेकिन गांधी जानते थे कि नेहरू कभी दूसरे नंबर पर आने को तैयार नहीं होंगे, जबकि पटेल को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हुआ भी ऐसा ही। मुंह फुलाने के बजाय पटेल हफ्ते भर में ही नॉर्मल हो गए और वैसे ही हंसी मजाक करने लगे। अब ये तो तय हो गया कि नेहरू भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन भारत के बंटवारे की बात अभी तक पक्की नहीं हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बंटवारा नेहरू की एक भूल की वजह से हुआ था, और वो भूल क्या थी, ये जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी। हुआ यूं कि 1946 में यूके के पीएम क्लेमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे पावर्स इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने वाला था। शॉर्ट में कहें तो अंग्रेज जाते जाते भारतीयों को एक सरकार बनाकर देना चाहते थे, जो तब तक राज संभाल सके जब तक कि फर्स्ट इलेक्शन ना हो जाए। हालांकि उनका ये सोचना सही भी था, क्योंकि तब तक हम भारतीयों के लिए अपनी सरकार, अपना राज और चुनाव जैसी चीजें बिल्कुल नई नहीं थी। कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। कैबिनेट मिशन की प्लानिंग को पूरी तरह समझे बिना दोनों इसके लिए राजी भी हो गए, क्योंकि दोनों को जल्द से जल्द आजादी चाहिए थी। हालांकि इसी जल्दबाजी में उन्होंने अपने अपने हिसाब से कैबिनेट मिशन की प्लानिंग का मतलब निकाल लिया। कांग्रेस को लग रहा था कि रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने की आजादी होगी तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन और असम तो भारत में ही शामिल होंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं जिन्ना सोच रहे थे कि ईस्ट के 2 और 4 वेस्टर्न स्टेट तो पाकिस्तान को ही मिलेंगे,
अब समझदारी इसी में थी कि किसी को कुछ भी क्लियर करने की बजाय पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बना दे। ऐसा हो भी रहा था, जिससे उम्मीद बंधी कि बंटवारा टल जाएगा। लेकिन खेल तब बदला जब 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को जरूरी लगा तो वो कैबिनेट मिशन प्लानिंग में फेरबदल भी कर सकती है। नेहरू के इस स्टेटमेंट से जिन्ना बिफर गए। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कह दिया कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं। अब अगर ब्रिटिश राज के रहते मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो बहुत बुरा होगा। कहते हैं कि नेहरू के इस एक स्टेटमेंट ने कैबिनेट मिशन की पूरी प्लानिंग को चौपट कर दिया और जिन्ना को एक्शन लेने का मौका दे दिया। अब जिन्ना पाकिस्तान बनाने के पीछे पड़ गए। उनके कहने पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया, बिना ये सोचे कि उनका ये डायरेक्ट एक्शन लाखों लोगों को बेघर कर देगा। उधर पटेल भी समझ गए कि नेहरू से बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो जानते थे कि यहाँ नेहरू गलत नहीं थे, लेकिन इस बात का खुला ऐलान करना उनकी गलती थी। कहते हैं कि पटेल ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी डीपी मिश्रा को एक लेटर में लिखा भी था कि 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बावजूद नेहरू की हरकतें बचकानी हैं। इतिहास के माने तो नेहरू की इस पहाड़ जैसी भूल और जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। कोलकाता, नोआखली, पंजाब और बिहार के कई शहरों में भयानक कत्लेआम मचा और महात्मा गांधी डैमेज कंट्रोल करने में लगे रहे। मुसलमानों को भड़काने के लिए जिन्ना काफी थे, लेकिन हिंदुओं को गांधी जी पलटवार करने से रोक रहे थे। हालांकि जब हालात काबू से बाहर होने लगे तब मुस्लिम लीग की हरकतों पर पटेल का गुस्सा फूट पड़ा। हुआ यूं कि 23 नवंबर 1946 को मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पटेल बोले कि धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हाँ, अगर तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से ही किया जा सकता है। पटेल का ये स्टेटमेंट गांधी की अहिंसा नीति के बिल्कुल उलट था। जब ये बात गांधी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत पटेल को एक लेटर में लिखा कि तुम्हारे बारे में बहुत सी शिकायतें सुनने में आ रही है। तुम्हारे भाषण लोगों को खुश करने वाले और उकसाने वाले होते हैं। तुमने हिंसा अहिंसा में भेद नहीं रखा है। तुम लोगों को तलवार का जवाब तलवार से देना सिखा रही हो। जब मौका मिलता है मुस्लिम लीग का अपमान करने से तुम चूकते नहीं। अगर ये सब सच है तो बहुत हानिकारक है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है वह विचार करने के लिए तुम्हारे सामने रखा है। ये समय बहुत नाजुक है। अगर हम जरा सा भी पटरी से उतरे कि नाश हुआ समझो। कार्य समिति में जो समस्वरता होनी चाहिए वह नहीं है। गंदगी निकालना तुम्हें आता है, उसे निकालो। कहते हैं कि पटेल के इस स्पीच से गांधी इतने खफा हो गए कि वो ये तक भूल गए कि ये सब हो किसकी वजह से रहा है। उल्टा उन्हें अपनी ही चॉइस सही लगने लगी। वो पटेल को बूढ़ा साबित करने पर तुल गए। उन्होंने लेटर में पटेल को लिखा कि मुझे समझाने के लिए तुम किसी को भी भेज दो, लेकिन खुद मत आना, क्योंकि तुम्हारा शरीर भागदौड़ के लायक ही नहीं रहा। महात्मा गांधी साफ कहते थे कि नेहरू से भी उनके डिस्प्यूट थे, लेकिन वो उन्हें ही अपना सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो रहे या ना रहे नेहरू उन्हीं की भाषा बोलेंगे। हालांकि इस भाषा से देश का कितना नुकसान हुआ ये तो दुनिया ने खुद देखा। कहते हैं कि इन दंगों के बाद भारत का बंटवारा पक्का हो गया। अंग्रेजों ने आनन फानन में रेडक्लिफ को बुलाया, जिसने बाउंड्री लाइंस खींची और भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए। इतिहास बताता है कि जिस दिन जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उसी दिन बंटवारे के कारण लाखों लोग बेघर हो गए। कितनों की जानें गई, कितनों ने अपनों को खोया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इन सब में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया, जो था रियासतों के विलय का। अब इस काम की जिम्मेदारी भी सरदार पटेल पर आ पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के हर नेता, यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक को पता था कि राजाओं को खत्म किए बिना रियासतों को खत्म करने का काम पटेल ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पटेल को रियासती विभाग का चीफ बनाया और उनके सेक्रेटरी बने वीपी मेनन। त्रावणकोर, जूनागढ़, लक्षद्वीप, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और उदयपुर जैसी अनेक रियासतों को पटेल और मेनन ने भारत में कैसे मिलाया, इसकी दिलचस्प कहानियां हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। पटेल ने भारत को जोड़कर इसे अखंड भारत बनाया। उस वक्त देश की जनता इस बात का महत्व अच्छी तरह से जानती थी। तभी तो कहते हैं कि अगर जनता चुनती तो पटेल को ही चुनती, लेकिन लोगों को ये मौका मिला ही नहीं, क्योंकि भारत में पहली बार इलेक्शन हुए 1952 में, जिससे 2 साल पहले ही लौह पुरुष पटेल का देहांत हो गया था।
इससे 2 साल पहले यानी कि 1948 में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का मर्डर कर चुका था और अब नेहरू कांग्रेस में नंबर 1 की पोजीशन पे थे। 1947 में तो नेहरू बिना इलेक्शन लड़े प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 1952 में चुनाव लड़कर जीतना इतना आसान नहीं था। होने को तो ये आजाद भारत के पहले इलेक्शन थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के आगे 13 नेशनल पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा था। हर किसी ने प्रचार में पूरा दमखम लगाया। वही कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार तो खुद रेडियो मॉस्को ने किया था। भारत में पहली बार चुनाव कैसे हुए और कैसे नेहरू बने देश के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इसकी दिलचस्प कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अपने सजेशन आप इस मेल एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।